वेलकम टू न्यूज क्लिक। नमस्कार। आज मेरा साथ राजस्थान का मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी जयपुर से जोड़ रहे हैं। गहलोत जी, अशोक जी, धन्यवाद। आपने न्यूज क्लिक का दर्शक के लिए आपका बहुमूल्य समय आपने दिया, आपका कीमती समय हमें दिया। तो मैं आज सवाल शुरू करता हूं कि मंगलवार के दिन सुबह राजस्थान सरकार, पहला राज्य जो सवाई मानसिंह अस्पताल में ये जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग जो हो रहे थे ये कोविड-19 के खिलाफ, और ये पता चला कि ये ठीक तरह से नहीं चल रहा है। इसका जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये मैच नहीं कर रहा है। एक और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और आपने शिकायत किया ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, और उसके बाद तुरंत सारे राज्य के पास इसका एक घोषणा आया कि ये टेस्ट बंद कर दीजिए। राजस्थान के वहीं से शुरू हुआ, राजस्थान से SMS से, फिर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, असम, हरियाणा, सारे लोग बंद कर दिया। आपने ट्वीट किया था रात को, बहुत रात के समय, आप सोते नहीं, आप मेरे को एक मैसेज भेजा 2 बजे, तो आप बहुत रात में एक ट्वीट किया, I had earlier suggested to Government of India that a centralized mechanism with proper guidelines of quality check may be developed for procurement of medical equipment. Unfortunately, this was not accepted. Had this suggestion been accepted, then the failure of rapid testing kits could have been avoided, and we have written to ICMR for the same. मतलब ये क्या केंद्र सरकार का क्या गलती थी? आपका क्या सलाह था? क्यों नहीं आपकी बात इन्होंने सुना? क्योंकि ये पहले पैसा नष्ट हुआ, समय नष्ट हुआ। हाँ जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी के साथ में जब पहली विशी हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तब मैंने सुझाव दिए थे कि क्योंकि पूरे मुल्क में और पूरे विश्व के अंदर कोरोना का जंग छिड़ चुका है, तो जो मेडिकल इक्विपमेंट है या एसेंशियल कमोडिटीज है, पूरा मुल्क जब लॉकडाउन में है, तो भारत सरकार को चाहिए कि वो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करे मेडिकल इक्विपमेंट का भी, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे वो टेस्टिंग किट हो, चाहे PPE हो, या ICU के बेड बढ़ाने की बात हो, और कोई इक्विपमेंट की बात हो। सेंट्रलाइज अगर परचेज करेंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगे, उसके बाद में जिन राज्यों में जो स्थिति जैसी होगी, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है कोरोना का पेशेंट, या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है कहीं पर, कहीं ज्यादा है, कहीं अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग टू ICMR उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा और किसी राज्य को तकलीफ नहीं होगी। वरना राज्य अपने प्रतिस्पर्धा करेंगे, कोई कोरिया की तरफ जाएगा, कोई चाइना से मांगेगा। कुछ चक्कर में मैं समझता हूँ, मेरे दिल में ये बात थी कि क्वालिटी मेंटेन में नहीं होगी और साथ में आप टाइमली प्रोक्योरमेंट भी नहीं कर पाएंगे राज्य सरकारें। वही हो रहा है देश के अंदर। इसलिए जब किट यहाँ पर आए तो 30,000 किट ICMR ने दी हम लोगों को, और 10,000 किट हमारी गवर्नमेंट ने खुद ने मंगाए थे चाइना से, सेम कंपनी के। और जब वो फेलियर हो गए यहाँ पर, और यहाँ तक 5,000 टेस्ट हमने किए, कुछ परिणाम नहीं आए, फिर हमने 168 जो पेशेंट पॉजिटिव थे कोरोना के, उन पे वो टेस्ट किया, जिनको 7 दिन हो चुका था। तब तो आना ही जाना था, तब भी मुश्किल से 5 पेशेंट आए। तब ये तय हो गया बिल्कुल ये नाकामयाब है, कोई काम के नहीं। तब हमने ICMR को लिख के भेजा और उनको मैनेज करने किया। अशोक गहलोत जी, ये दो सवाल है। पहला बात है कि ये आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख आया है, किसी का नाम उसका उल्लेख नहीं किया, एक वरिष्ठ वहां का अधिकारी बोला कि जिस तरह से ये किट का इस्तेमाल किया, ये ठीक तरह से नहीं किया। एक तरह से कह रहे कि दुरुपयोग हुआ। ये इक्विपमेंट का दोष नहीं है, ये आप जिस तरह से इसका उपयोग किया, ये एक सलाह है, एक किसी का कहना है। और एक चीज और साथ लोग कह रहे कि जिस जगह से ये चीज खरीदने वो तो चीन का सरकार नहीं कहा कि ऐसा कंपनी से, इसका कंपनी का सर्टिफिकेशन नहीं था, आप ऐसे कंपनी से क्यों ये खरीद गया? तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, मेरा लग रहा है।
देखिए, आईसीएमआर का जो पैनल था कंपनियों के बारे में, उसी आधार पर ये ऑर्डर दिए गए। आईसीएमआर ने उसी से खरीदे हैं, ये रैपिड टेस्ट के किट खरीदे हैं। और जहां तक ये पत्र लिखा गया और हमने निश्चय किया, उसके पहले जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट और माइक्रोबायोलॉजी की डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर बनर्जी और डॉक्टर नित्या व्यास, वो एक्सपर्ट थे। उनकी राय लेने के बाद में उनकी कमेटी बैठाई गई, कमेटी उन्होंने आपस में बातचीत करी, दोनों की रिकमेंडेशन थी। उसके बाद में ये हम लोगों ने तय किया कि ये किट कोई काम के नहीं है और आईसीएमआर को उसी ढंग से हमने इतला करी। इसलिए कहना गलत है कि बिना कोई जांच पड़ताल के ऐसे ही फैसला कर लिया। अच्छा अशोक गहलोत जी, ये राजस्थान, ये कोविड का जो कंफर्म्ड केसेस जितने हैं, इसमें राजस्थान चौथा स्तर पे है। एकदम नंबर 1 में है आपका महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद दिल्ली, फिर राजस्थान। क्यों राजस्थान? राजस्थान से भी ज्यादा बहुत सारे राज्य हैं जहां पे लोग का संख्या, जनसंख्या ज्यादा है। क्यों आप समझते हैं कि राजस्थान चौथा पोजीशन में है, 4th पोजीशन में है? एक कारण क्या हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे विदेश से लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं? कारण क्या है कि व्हाई इज राजस्थान इन नंबर 4 पोजीशन? मेरा मानना है कि आपको मालूम है कि पूरे विश्व के अंदर और देश के अंदर भी ये डिबेट चल रही है कि टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए, ज्यादा टेस्ट किए जाए। लॉकडाउन तो एक अप्रोच है, उससे संख्या रुक सकती है, बीमारी फैलने से रुक सकती है, कोविड वायरस रुक सकता है फैलने से। परंतु पूरी तरह खत्म करना है तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट एक साथ हो, मैक्सिमम टेस्ट हो, उसके बाद में आप उनको कंफाइनमेंट कर सकते हैं, कंटेनमेंट कर सकते हैं। और रूथलेसली कंटेनमेंट की जो बात हमने करी तो इसीलिए करी थी। अब सवाल ये उठता है कि ये आप जो कह रहे हैं कि किस प्रकार से लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चौथा नंबर इसलिए है कि हमने यहाँ टेस्ट ज्यादा किए। अगर आप टेस्ट ज्यादा करेंगे और राज्यों में, तो हो सकता है कि राजस्थान से ज्यादा संख्या में और जगह आ सकते हैं, पॉजिटिव आ सकते हैं। अब हमने सुना कि राज्य टेस्ट कर ही दे रहे हैं, तो आप उसको किस कैटेगरी मानेंगे? वहां अगर मौतें हो भी रही है तो किस कैटेगरी मानेंगे? तो जरूरी है, बल्कि भारत सरकार को चाहिए, जब जिस एक्ट के अंतर्गत भारत सरकार ने राज्यों को पाबंद किया है मुकाबला करने के लिए इस त्रासदी का, डिजास्टर का, तो उनको चाहिए कि वो पूरा वास्ट रखे कौन कौन राज्य उनकी पॉलिसी को, उनकी एडवाइजरी को कौन फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। खाली उन्होंने 4 राज्यों में टीमें भेज दी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। उनको चाहिए पूरे देश के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी है, इतना बड़ा संकट है, इतना बड़ा चैलेंज है कंट्री के सामने, उसके अंदर उसी रूप में उनको लेना चाहिए। हो सकता है कि और ज्यादा केस मिल जाए। मेरा मानना है कि हमने टेस्ट बढ़ाए, हमने यहाँ पर 66,257 टेस्ट किए, हिंदुस्तान में सबसे अधिक टेस्ट हमने किए। अच्छा जी, इसलिए आपको लग रहा है कि इसमें से क्या ज्यादा आई है। अच्छा अशोक गहलोत जी, ये जो 19 मार्च में भीलवाड़ा में ब्रिजेश बांगर मेमोरियल अस्पताल में 6 केस कोविड-19 का रिपोर्ट किया गया, उसके बाद वहां का जो डीसी साहब है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है भीलवाड़ा का, राजेंद्र भट्ट जी, उन्होंने एक सख्त कार्रवाई किया, एकदम कर्फ्यू लगा दिया। उस समय नहीं, कुछ दिनों के बाद, 1 महीना के बाद, 17 अप्रैल से 1 मई, तो उस समय सब लोग कह रहे थे कि ये भीलवाड़ा मॉडल बन गया। और एक तरह से ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, इसको फैलने, इसको रोक दिया आप लोग ने। मगर इतना जल्दी क्या तारीफ करना भीलवाड़ा मॉडल का, आप समझते हैं ठीक है? क्योंकि ये एक अस्पताल में आपका 6 केस मिला था। तो इस तरह से जो भीलवाड़ा का जो मॉडल है, आप पूरा बंद कर देंगे सबको। और आप भूलिए मत, ये लॉकडाउन का पहले ही हुई थी। लॉकडाउन आपका 24 मार्च हुई थी रात के समय, और ये 19 मार्च। तो इस तरह से कर्फ्यू तो पूरा भारतवर्ष में तो आप नहीं कर पाएंगे। जो बड़े बड़े शहर है, जैसे मुंबई है, जैसे दिल्ली है, तो इस मॉडल को आप
के बारे में आप दो चार बात कीजिए। देखिए, ये भीलवाड़ा का मॉडल जो है, हम कोई उसमें विश्वास नहीं करते, हम अपनी पीठ थपथपाएं कि हमने बहुत बड़े उपलब्धि हासिल कर लिए। उन लोगों में हम लोग नहीं हैं, ना हमने पीआर किया इसके लिए कि आप इसको मॉडल बनाओ। ये स्वतः ही जो एक अप्रोच जो लगाई गई वहां पर, हम सब ने मिलकर लगाई, कलेक्टर को गाइड भी किया, संपर्क में रहे वहां पर, और जिस रूप में कर्फ्यू लगाया गया सिटी के अंदर बाउंड्री में और पूरे जिले की बाउंड्री के अंदर, जिस प्रकार से बड़े रूप में क्वारंटाइन की फैसिलिटीज क्रिएट की गई, सारी होटलों को, हॉस्टल्स को ले लिया गया, एक्वायर किया गया, और जिस प्रकार से बड़े रूप में क्वारंटाइन किए गए पेशेंट को क्या, जो लोग थे उनको जिस प्रकार से आइडेंटिफाई किया गया, और एक जो कहना चाहिए कि पूरे जिले के अंदर करीब करीब पूरी आबादी को, जिस रूप में हमने 6 लाख हाउस होल्ड को स्क्रीनिंग किया। स्क्रीनिंग के मायने घर घर जाके आप पूछो कि भाई आपके यहाँ खांसी जुकाम तकलीफ तो नहीं है, कुछ सिम्टम तो नहीं है। उसमें 14,000 लोग मिले, उसी के ऊपर कार्रवाई की गई, टेस्ट किए गए, उनको क्वारंटाइन में रखा गया, कन्फाइनमेंट किया गया वहां पर। इस रूप में एक के बाद एक जो कार्रवाई हुई, और उसी रूप में जो इलाज करवाने थे 1-2 लोग, उनको जयपुर भेजा गया। टेस्ट की सारी फैसिलिटी जयपुर में, हजारों टेस्ट जयपुर लाके करवाए गए, देरी नहीं लगाई गई उसके अंदर, टाइमली टेस्ट करवाए गए। तो तमाम काम टाइमली हुए। प्राइवेट व्हीकल्स, गवर्नमेंट व्हीकल्स, सब पे बैन लगा दिया गया। इस रूप में वहां पे जब शुरुआत की गई तो स्वतः जब कंटेनमेंट हो गया, उसका फायदा मिला और वहां पे केस नेगेटिव आने लग गए। उसी रूप में आप देखिए कि हम लोगों ने इसको आधार बनाया राजस्थान के अंदर सब जगह, और राजस्थान के अंदर वही पैरामीटर, वही अप्रोच काम ली जा रही है। करीब 48 जगह कर्फ्यू लगे हैं राजस्थान के अंदर, अभी भी है। पहले 49 थे, अब 45 हो गए। कर्फ्यू का मतलब अगर कोई पेशेंट मिल गया, दो पेशेंट मिल गए, तो वहां पे आप 2 किलोमीटर पे कर्फ्यू लगा दीजिए, जनता को समझा दीजिए, और फिर भीलवाड़ा मॉडल को काम दे लीजिए। ये हमने नहीं कहा, भारत सरकार ने खुद ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद ने, जो उनके पास रिपोर्ट जा रही थी पूरे देश भर से, उन्होंने इसको डिक्लेयर किया कि ये भीलवाड़ा का जो मॉडल है वो सही मॉडल है, इसको में काम लेना चाहिए। और इसीलिए फिर ये बाहर के मुल्कों में सब गया। हमने कभी नहीं कहा कि भाई हम इसको कोई मार्केटिंग करें, इसकी करना, ये हमारे दिमाग में कभी बात नहीं रही है। अच्छा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रूथलेस कंटेनमेंट जो नाम दिया गया, रूथलेसली कंटेनमेंट, मतलब सब काम को टाइमली प्रॉपर वे में किया गया। कोई लिहाज नहीं की किसी की, क्वारंटाइन में रखने के लिए भी, और सर्वे करने के लिए भी, स्क्रीनिंग करने के लिए भी, तमाम काम जो टाइम पे हो, उसका एक लाभ मिला हम लोगों को। अच्छा, अशोक गहलोत जी, ऐसा है कि ये कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे बसेस, पता नहीं कितने कितने, कोई बोल रहे 200, कोई बोलते 350 बस आया है। आप जानते हैं कोटा में बहुत सारे छात्र हैं, छात्री है, वो 10,000 से ऊपर छात्रों को आप लोग वापस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में आप जाने की अनुमति दिया। ये सुविधा आप जो आज प्रवासी मजदूर है, जो गरीब व्यक्ति है, जो आज जिसके पास रोजगार नहीं है, जो बाहर से राजस्थान के अंदर आने चाहते हैं, जो राजस्थान छोड़ के और कहीं जाने चाहते हैं, उसके लिए ये क्यों सुविधा आप नहीं मिल रहा है कि आप पे अच्छे बस आ रहे हैं, बहुत सारे बस को आप साफ कर दिया, सैनिटाइज कर दिया, और स्टूडेंट्स के लिए क्या? ये लग रहा है एक तरह से आप विदेश से हमारे जो एनआरआईज को आपने हवाई जहाज में ले गया, और यहाँ पे लाखों करोड़ों प्रवासी मजदूर वो घर जा रहे, मर जा रहे रास्ते में, पता नहीं कितने 100 किलोमीटर जा रहे, और उसको आप नहीं इस तरह से सुविधा नहीं दे रहे। देखिए, ये तो शिकायत हमारी भी है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। हमने खुद ने इसको इश्यू बना रखा है केंद्र सरकार के साथ में,
और जो भावना आपने प्रकट की है उसको हम पालन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं केंद्र सरकार से। परसों गृह मंत्री जी से बात हुई अमित शाह जी से, तभी मैंने इसको मामले को उठाया है। और पिछली जब सेकंड वीसी हुई थी पीएम के साथ में, तभी मामले को उठाया गया है कि आज जो मजदूर फंसे हुए इसलिए फंसे हैं, आपने हवाई सेवाओं को 5 दिन की नोटिस के बाद बंद किया, आपने रेल सेवाओं को वक्त देके बंद किया, और रात को 8 बजे डिक्लेयर कर दिया, रात को 12 बजे लॉकडाउन। जो जहाँ थे वहीं फंस गए लोग, मजदूर। अब बेचारे रास्ते में पड़े हुए हैं, कोई कैंपों में है, कोई आना जाते हैं, कोई जाना चाहते हैं। पूरे मुल्क में एक बड़ा इश्यू बना हुआ ये, इसको लेके हमारा संघर्ष जारी है। जहां तक कोटा की बात आपने करी, कोटा में 32,000 से अधिक छात्र थे, और 16 साल से 22 साल, 23 साल, 24 साल की उम्र के बच्चे हैं वो। और ये भी हमने कोई भेदभाव नहीं किया, हमने तो खाली बच्चों की जो डिप्रेशन में आ रहे थे, माँ बाप किसी के साथ थे, किसी के साथ नहीं थे, किराए के मकान एक कमरा लेके रह रहे थे, 2-3 स्टूडेंट, तुम्हारा सोशल डिस्टेंसिंग हो ही नहीं सकती थी। तो हमने खाली रिक्वेस्ट करी भारत सरकार के गृह मंत्रालय को, बच्चे जाना चाहते हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं और एक इश्यू है। मजदूरों की बात नहीं मानी गई, इसके लिए यूपी सरकार तैयार हो गई। तो जो सरकार तैयार हो रही है वो आके अपने बच्चों को ले आ रही है, हम सबके लिए इक्वल व्यवहार कर रहे हैं, सबको समान सुविधा दे रहे हैं। डिपेंड करता है कि वो कौन सा राज्य अपने बच्चों को ले आने के लिए तैयार है। वेस्ट बंगाल और बिहार तैयार नहीं हो रहे हैं। अच्छा, उनकी अपनी मजबूरी होगी। मेरी बात नीतीश कुमार जी से भी हुई थी और ममता बनर्जी जी भी हुई थी। बाकी राज्य जो लेना चाहते हैं वो ले आ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। अच्छा। पर मजदूरों की प्रायोरिटी मैं समझता हूँ कि आज मजदूर, और सबसे बड़ी बात है राजस्थानी प्रवासियों की। आपको जानकारी है कि पूरे मुल्क में एकमात्र राजस्थान राज्य है जो सबसे अधिक प्रवासी रखता है दुनिया देश के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, मिजोरम, कोई हो, वहां तक मिलेंगे। आसाम में, बंगाल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका के अंदर, आंध्र में, तेलंगाना में, केरला में, कहा महाराष्ट्र के अंदर भरे पड़े हैं। तो वो सब तड़प रहे आने के लिए, तड़प रहे हैं, अब सामने जा रहे हैं, दुख पा रहे हैं। और वो लोग गांव गांव रिश्ते रखते हैं कायम, चाहे वो 50 साल पहले गए हो, फैमिली है। तभी मारवाड़ियों में एक खूबी है कि वो अपने गांव से रिश्ते बनाए रखते हैं। अकाल में, सूखे में, ड्रॉट में वो पशुओं के लिए सेवा करते हैं, पीने के पानी के लिए सेवा करते हैं गांव वालों की। उनका बॉन्ड मजबूत है गांव के साथ। अब वो चाहते हैं कि चाहे कोरोना या कुछ भी आए, एक बार हम गांव जाना चाहते हैं, अपने माँ बाप के पास में, या उनके परिवार रहते हैं उनसे मिलेंगे हम लोग। वो भावना उनकी पूरी नहीं हो पा रही है। अशोक गहलोत जी, इस विषय के ऊपर मैं 1-2 और सवाल आपको करूंगा, मैं उससे पहले एक सवाल मैं उठाना चाहता हूँ। ये जोधपुर सेंट्रल जेल में ये मार्च महीना के एंड में वहां के जो लोग थे वो भूख हड़ताल में चले गए थे, क्योंकि बोल रहे हमारा जान खतरे में है, यहाँ पे हम एक साथ मिलके हमें रहना पड़ेगा, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं है, ये बहुत लोग को एक साथ। और भारतवर्ष का सबसे जो उच्च न्यायालय है, सब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे जी ने ये भी कहा कि इनको आप पैरोल दे दीजिए, 7 साल से ज्यादा जिसका 7 साल के कम जिसका सजा है उनको दे दीजिए, और जो भी अंडर ट्रायल है इनको भी, जिसका जेल टर्म अगर उसका केस खत्म होगा 7 साल से कम है, इनको भी आप छूट दे दीजिए। तो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के सबसे उच्चतम जो न्यायाधीश है, इनका सलाह आप मानने के लिए तैयार है? आप माना, क्योंकि ये जोधपुर में जो घटना हुई है, अब तो ठीक है, ठंड हो गया। देखिए, ये जो आपने मामला उठाया है, ये पहले से ही यहाँ पर एक कमेटी बनी हुई है हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में। उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम भी मेंबर हैं, और एक मेंबर और है। वो मिलकर के जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है उसकी पालना वो काम कर रही है। मैं आपको एक संक्षिप्त नोट पढ़ के सुनाऊंगा, उससे आपको अंदाजा जाएगा। यही कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बंदियों द्वारा पैरोल पर रिहा करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की गई थी, लेकिन बंदियों को समझाने पर उनके द्वारा भूख हड़ताल समाप्त कर दी गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्या 1/2020 में दिए गए निर्देशों की पालना में राज्य सरकार द्वारा हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार
राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पेरोल नियम 1958 में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार जो बंदी पेरोल पर गए हुए थे उनकी पेरोल अवधि दिनांक 3/5/20 तक बढ़ाने की थी। इसकी पालना में 21 बंदियों को पेरोल अवधि दिनांक 3/5/20 तक बढ़ाई गई। पेरोल नियम संशोधन के अनुसार जिन बंदियों द्वारा न्यूनतम एक नियमित पेरोल भुगतान बूझ लिया गया हो तथा समय पर अपनी उपस्थिति कारागृह पर प्रदान की हो, ऐसे बंदियों को 4 सप्ताह का पेरोल देना था। की पालना में 151 बंदियों को 4 सप्ताह के पेरोल पर बंदी द्वारा निजी मुचल के प्रदान करने पर रिहा किए गए। 11 बंदी जिनकी जुर्माना सजा शेष थी उनको राज्य सरकार ने जुर्माना माफ कर रिहा करने के आदेश दिए गए हैं, जिसकी पालना में इन 11 बंदियों को रिहा किया गया। ये जो कमेटी बनी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में, उसके आधार पर ये फैसले हो रहे हैं। सरकार डायरेक्ट इंटरफेयर कुछ नहीं कर रही इसके अंदर। ओके, अशोक गहलोत जी, ये 29 मार्च में एक कोटा में एक घटना हुई थी। एक ट्रक में आटा का पैकेट लेके जा रहे थे और लोग वो गाड़ी रोक के सारे जो पैकेट है लूट गया। और जो गाड़ी का जो मालिक था उनसे जब सवाल उठा गया तो बोला कि ये कुछ गलत नहीं किया जो लोग किया, जहां भूखमरी है वहां लोग मजबूर है, यही उन्होंने कहा। और उस समय कोटा का जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी साहब गौरव यादव जी कहा कि हम इनको गिरफ्तार करेंगे और उन्होंने 10 व्यक्ति को राउंड अप किया। सर, जो भूखे आदमी है उनको गिरफ्तार करके क्या फायदा होगा आपका पुलिस वालों को? नहीं, गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। वो एक घटना ही थी, मैंने भी देखा वो वीडियो उसका। उसमें कोई दो राय नहीं कि कानून तोड़ा उन लोगों ने, पर लोकल क्या हुआ मुझे उसकी जानकारी नहीं थी उस वक्त में। मैंने फिर वीडियो देखा था। अब कहना ठीक है, पर मेरा मानना कि जो हमारी मांग है भारत सरकार से, अगर वो मांग पूरी होती है तो ऐसी घटना होगी नहीं। हमने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी राजस्थान के अंदर। राजस्थान में हमने सोशल सिक्योरिटी को बहुत महत्व दिया है। उसके कारण से आज राजस्थान बहुत कंफर्टेबल है। परचेजिंग पावर सबकी बढ़ गई। हमने करीब 78 लाख लोगों को 2 महीने की पेंशन एक साथ दे दी पेंशन। तो हर घर में पति पत्नी जो पेंशनधारी है तो 1500 से लगा के 4000 रुपए तक उनके घर पहुंच गए। नंबर 2, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आते हैं उन लोगों को हमने 10 किलो अनाज फ्री दे रहे राजस्थान के अंदर। इसके अलावा जो बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय योजना वाले या जो ऐसे मजदूर जो रजिस्टर्ड हैं या डेस्टिट्यूट जो निसहाय लोग हैं, कचरा बीनने वाले हों चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हों, ऐसे लोगों को सर्वे करवा के हम लोगों ने सबको 2500 रुपये उनके खाते में डाल दिए या कैश दे दिए। और सूखा खाना जो है, पैकेट पका पका खाना भी बड़ी संख्या में, जो हमारे यहाँ के भामाशाह एनजीओ और जिला प्रशासन को हमने अनटाइड फंड दे दिया। हर कलेक्टर के पास में अनटाइड फंड रखा गया और हमने कहा कोई आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए राजस्थान के अंदर। आपको जान के खुशी होगी आपको जान के। इस अप्रोच से राजस्थान में आज मैंने पूरे प्रदेश में बात की होगी, टेलीफोन से लोगों से बात फीडबैक लिया होगा, अधिकांश लोग खुश हैं व्यवस्था से, ये मैं कह सकता हूँ। अशोक गहलोत जी, देखिए भारतवर्ष के अलग अलग जगह से अखबारों में, वेबसाइट में, टीवी चैनल में हम सुन रहे हैं सिर्फ बेरोजगारी का कहानी नहीं, जो कमजोर व्यक्ति है भूखमरी का एक ने बहुत सारे ऐसे हम रिपोर्ट आ रहे हैं हमारे पास। राजस्थान का बात मैं नहीं कहता, आप जो गरीब व्यक्ति, जो भूमिहीन है, जो 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 प्रवासी मजदूर है, जो जो नोमैडिक कम्युनिटी के, जो घुमंतु समाज के लोग हैं, इन लोगों को आप मुफ्त में खाना दे रहे, पक्का खाना और राशन, उसे आप पैसा नहीं ले रहे, यही कर रहे हैं या नहीं? यही सवाल था। हम यही कर रहे हैं। यही मैं कहना चाहूंगा आपको कि हमने 10 किलो प्रति व्यक्ति जो अनाज दिया है। आप समझ लीजिए कि 5 करोड़ लोग राजस्थान में हैं जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। पहले भी हमारी गवर्नमेंट ने 2 रुपए जो केंद्र सरकार के रेट थी उसकी बजाय 1 रुपया कर रखा हम लोगों ने पहले से ही राजस्थान में बीपीएल के लिए। अभी हमने क्या किया है, उन लोगों को सबको 10 किलो अनाज 5 करोड़ लोगों को दे रहे हैं।
क्योंकि अनाज हमें कम मिल रहा है भारत सरकार से, आपको जान के खुशी होगी, आज ही हमने फैसला किया है कि करीब 60 लाख लोगों को, क्योंकि अनाज कम आ रहा है, संख्या ज्यादा है, क्योंकि नॉर्म्स जो बनाए गए 2011 की जो जनगणना है, सेंसस, उसको आधार बना करके दिया जा रहा है अनाज। हमने क्या किया, आज हमने कहा कि मार्केट से, एफसीआई से खरीदेंगे हम लोग, बाजार भाव से, मार्केट प्राइस से खरीदेंगे 21 रुपए प्रति किलो। और जैसे बाकी लोगों को दिया जा रहा है 10 किलो अनाज फ्री, उसी ढंग से इन 60 लाख लोगों को भी 10 किलो अनाज फ्री दिया जाएगा मई के महीने के अंदर। गहलोत जी, मतलब 100 रुपए हम खर्च करेंगे। इस प्रकार हम चाहेंगे कोई आदमी तकलीफ में नहीं रहे। इनके पास राशन कार्ड है कि नहीं, आधार कार्ड है कि नहीं, फिर भी इनको मिलेगा, ठीक? यस यस। अच्छा, हमने कहा आपको नहीं, हमने एक बात कही थी कि राजस्थान में हमने क्या किया है कि डेस्टिट्यूट जो लोग हैं जी, जो राशन कार्ड के बाद नहीं है, घुमक्कड़ जातियों के, जो अभी आप नोमैडिक ट्राइब कहा था आपने, ऐसे लोग जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उन लोगों के लिए भी हमने सर्वे करवाया है। और 1,30,000 के आसपास परिवार ऐसे राजस्थान में हैं जिनके, जो बहुत गरीब हैं, डेस्टिट्यूट हैं, रात को सोते हैं वो रेन बसेरे में सोते हैं। ऐसे लोगों को हमने सर्वे करवा दिया राजस्थान के अंदर कलेक्टर के माध्यम से, और उस सर्वे के आधार पर हम चाहेंगे उनको इमदाद मिलती रहे। आगे भी सर्वे हमारे पास रहेगा, आगे कोई स्कीम बनती है तो हम उसको आधार बना के उनको इमदाद कर पाएंगे। अच्छा, अशोक गहलोत जी, देखिए, आप जैसे अभी अभी बात किया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, आज हमारे देश में कितना गेहूं, कितना चावल है, जो देश का जरूरत है उसे 3 गुना से ज्यादा है, भंडार भरा हुआ है। आप जैसे विरोध, आज तो कांग्रेस तो कमजोर है, आज भारतवर्ष का इतिहास में कांग्रेस इतना कमजोर नहीं था। आप जो मुख्यमंत्री है, आप पंजाब का मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी, आप भूपेश बघेल जी, जो जो पौंडीचेरी, आप लोग एक साथ मिलके केंद्र से क्यों नहीं कह रहे कि ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भंडार से आप गेहूं चावल लेके ये मुफ्त में आप वितरण कीजिए, इसके लिए पैसा भूल जाइए, जो भी इसका घाटा होगा, जो भी अनुदान होगा, आप जैसे कर रहे पूरा भारतवर्ष में करना चाहिए। ये गोदाम में सड़ रहे हैं जी। आप कह रहे हैं ये चावल गेहूं लेके आप इथेनॉल बनाएंगे सैनिटाइजर के लिए, ये आप मुफ्त में वितरण क्यों नहीं कर रहे? आप मोदी जी को, प्रधानमंत्री को ये मांग क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये मांग आपकी बहुत भारी मांग है। एफसीआई गोदाम भरे पड़े हैं, रबी की फसल आ चुकी है, गेहूं के लिए भी एमएसपी के आधार पर प्रोक्योरमेंट हो रहा है, गेहूं की कमी नहीं है, जरूरत से 3 गुना ज्यादा गेहूं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पूरे देश के आपकी जो एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट है, सब एक ही एक्टिविस्ट है, सबकी एक ही राय है कि हमें गरीबों तक गेहूं पहुंचाना चाहिए। जो मांगे गेहूं दे दीजिए। राशन कार्ड है या नहीं है, छोड़िए बात को। फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर नाम है कि नहीं है, भूल जाइए उस बात को। अभी कोविड की स्थिति में और ज्यादा जरूरी है हम तमाम शर्तें भूल करके इस प्रकार एक परिवार को हम लोग कंफर्टेबल महसूस करवा सकें, उसकी परचेजिंग पावर बनी रहे, उसको खाने का अनाज मिलता रहे। यही सिद्धांत हमारा है। इसीलिए हमने आज, मैंने कहा आपको कि मार्केट प्राइस से खरीद करके अनाज हम देंगे 60 लाख लोगों को, जो कम पड़ गया है। और भारत सरकार से लगातार मांग करते जाएंगे कि जो आपने कहा वही मांग हमारी है कि आप इसके लिए रास्ते बनाइए और गांव तक, गरीब तक गेहूं पहुंचाइए। यही मांग हमारी बनी रहेगी आगे भी। अच्छा, अशोक गहलोत जी, कांग्रेस कोई कमजोर नहीं है। आपने कहा कांग्रेस कमजोर हो गई है, कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होकर उभरेगी। जिस उसमें सोनिया गांधी का नेतृत्व है, जिस ढंग से आपको लगता है सबको भाई कि कांग्रेस की संख्या कम आई है इसलिए कमजोर हो गई है, एकमात्र पार्टी आज भी कांग्रेस है, जो बीजेपी भी नहीं है। पूरे मुल्क में हर गांव में, 6 लाख गांव में अगर कोई चौकी मिलेगी, परिवार मिलेंगे, तो कांग्रेस के मिलेंगे आपको। अशोक जी, जैसे ही कोई आह्वान होता है तो कांग्रेस वाले उठ खड़े होते हैं। आप देखेंगे, आपके देखते थे तो कांग्रेस मजबूत होकर ऊपर के आएगी। और जो आज जो तानाशाही चल रही है, फासिस्टी सोच चल रही है, एक तरफा निर्णय हो रहे हैं,
पूरी जुडिशरी को, पूरी मीडिया को कंट्रोल कर रखा है। कोई विरोध करता है विपक्ष में तो देशद्रोही कहलाता है। ऐसे लोग मुकाबला कोई कर पाएगा तो कांग्रेस ही कर पाएगी, सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर। अशोक जी, आज ये जो महामारी है, जो आर्थिक संकट है, इसको एक सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश कर रहे हैं। निजामुद्दीन में जो तबलीगी जमात का जो हुई थी, आप देख रहे मीडिया के अंदर कुछ लोग, ये पूरा लोग इंसान के बारे में नहीं सोच रहे, एकदम संवेदनशीलता से बात नहीं कर रहे। हिंदू मुसलमान बार बार हो गया। ये इस स्थिति में आज क्यों हम पहुंच गए कि एक महामारी के दौर चल रहे जो दुनिया कभी नहीं देखा। आपने बांग्लादेश में आपने इंदिरा गांधी जी आपको देखा था, जब आप वहां का जो शरणार्थी को मदद किया था जिस समय, उसके बाद आपने NSUI के साथ किया। आज जो हमारे साथ जो संकट जा रहे, और हम हिंदू मुसलमान कर रहे कुछ हमारे मीडिया के लोग। देखिए, बहुत ही कंडम करने वाली बात है। आज ही मैंने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें इस पॉइंट को मैंने उठाया है कि आज जिंदगी बचाने का सवाल है। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना फारसी, ना जैन, जिंदगी बचे कैसे। और मैंने कहा कुछ लोग, सिर्फ लोग जो आरोप लगाते हैं कि सरकार कांग्रेस के लिए मुस्लिम लोगों को तरजीह दे रही है, वो कर्फ्यू की परवाह नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये बीमारी फैलती जा रही है। मैंने कहा ऐसे सिर्फ लोगों को मैं जवाब देना चाहूंगा कि हमारे लिए जिंदगी बचाना जरूरी है। सबके लिए समान कानून बना है, समान रूप से कर्फ्यू लागू होगा, समान रूप से गाइडलाइन लागू होगी। ये मैंने खुद ने ही बात को उठाया है। कुछ लोग जिनका एजेंडा यही है जो आप बता रहे हो, वो अपनी चालों से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि वो उसी में जिंदा है, उसी में सत्ता में आए थे, उसी में वो रहना चाहते हैं। उनका मुकाबला कोई कर पाएंगी तो कांग्रेस पार्टी कर पाएगी। और राहुल गांधी ने तो आप देखिए कोरोना को लेकर भी अच्छे सुझाव दिए सरकार को। सोनिया गांधी ने कहा पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है मोदी जी, और क्या कह सकते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से कोई आप हमेशा पाएंगे ऐसे संकट के वक्त में कांग्रेस हमेशा खड़ी मिलेगी सरकार के साथ में। अशोक गहलोत जी, आपका सरकार का स्टेबिलिटी स्थायी तो रहेंगे। मध्य प्रदेश में जो हुई थी कुछ दिन पहले, आप जानते हैं, कर्नाटक में पहले भी हुई थी, ठीक है। आपके पास, आपने बाई इलेक्शन आप लोग जीत गया, आपका 100 सीट के बाद जो 6 जो बहुजन समाज पार्टी का विधायक थे आपके साथ है आज। मगर सवाल और कुछ है, जिस तरह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में हुई थी, ये भी हो सकता है आपका राज्य में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपका अब तो आधा विधायक तो बने, कांग्रेस पार्टी 100 आउट ऑफ 200 आपको मिला, 100 से 200 में 100। लोकसभा में तो एकदम एक भी आपका सांसद नहीं है, हर 25 सीट आपने हार गया। दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव हुई थी, उसका 4-5 महीना के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आपका राज्य से एकदम खत्म हो गया। इसका कारण क्या है? क्यों ये स्थानीय मुद्दा और राष्ट्रीय मुद्दा की बात है, या एक व्यक्ति, एक मोदी जी, उनका जो एक व्यक्तित्व है, इस जो राजनीति एक व्यक्ति केंद्रित हो गया, इस विषय के आप देखिए, मोदी जी ने जिस प्रकार से 2013 के अंदर पहली बार उनको RSS और बीजेपी ने मिलकर बनाया है प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार, उसके पहले जो तमाशे हुए दिल्ली के अंदर, कभी अन्ना हजारे का हुआ, कभी केजरीवाल का हुआ, और एक माहौल बनाया एंटी यूपीए गवर्नमेंट, कोल गेट भी और 4G और 4G, पता नहीं क्या क्या हुआ, जेलों में चले गए केंद्रीय मंत्री क्योंकि इस्तीफे हो गए। उस माहौल का फायदा उठा के मोदी जी आ गए। अब जो RSS और मोदी जी मिलके जिस रूप में अप्रोच रख रहे हैं देश के अंदर, वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े खतरे वाली बात है। संघर्ष करना हमारा धर्म बनता है, हम करते जाएंगे, घबराते नहीं हम लोग। और इसीलिए 2019 में एक माहौल बन गया मोदी के पक्ष में, और आप देखा होगा पूरे देश के अंदर उस माहौल का फायदा उनको मिला। जबकि 2014 में जो कैंपेन किया उन्होंने चुनाव जीतने के लिए, पहली बार प्रधानमंत्री बने तब, वो तमाम वादे ब्लैक मनी के हों, चाहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हो,
कोई वादा किया उन्होंने, वो वादों का तो जिक्र ही नहीं है। अब तो कैंपेन में चर्चा ही नहीं होती वादों की, लोग भी भूल गए, वो भी भूल गए। इस प्रकार की अप्रोच से सरकार में आए हैं वो लोग। और आप देखेंगे कि इस देश की जनता बहुत समझदार है, कॉमन सेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, रॉबस्ट कॉमन सेंस। और हम देखा समय समय पर इंदिरा जी थी तब भी, उसके बाद में भी, वाजपेयी जी के वक्त में भी, फैसला जब करती जनता तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है। अच्छा, वक्त आएगा कि जो अप्रोच उन्होंने रखी है, ये फासिस्टी अप्रोच है, चलने वाले नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जनता वक्त आने पर जवाब देगी। मेरा आखिरी और सवाल, राजस्थान की बात आपने करी, राजस्थान का आपने कहा, मध्य प्रदेश की तुलना की आपने। कर्नाटक, कर्नाटक भी हो चाहे मध्य प्रदेश हो, सपने देख रहे हैं वो लोग, केंद्र में बैठे हुए लोग सपने देख रहे हैं। मुझे जानकारी इस बात की है, तो उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। अच्छा जी, सपने सपने रह जाएंगे उनके। समय बताएंगे जी। मेरा आखिरी जो सवाल है आपका जो उप जो आपका मुख्यमंत्री के बारे में, आप दोनों के बीच 26 साल उम्र में फर्क है, सचिन पायलट जी और आपके बीच। तो मीडिया बार बार कहते हैं आप दोनों अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पा रहे। जब लोकसभा में आप लोग सारे जो सीट हार गए थे, ऐसा नहीं आपने कहा कि ये सचिन पायलट का भी जिम्मेदारी है इसमें। आपका बेटा वैभव गहलोत जी जब जोधपुर से विधायक नहीं बन पाया, बोला उनके खिलाफ। जब 100 लोग कोटा का अस्पताल में बच्चों का मृत्यु हो गया, जब सचिन जी आपका सरकार को टिप्पणी किया, आपने कहा कि ये सब होता है, लोग मरते हैं, बच्चे भी मरते हैं। और आपका जो स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी का एक दिन के बाद उन्होंने अस्पताल किया, और ये उनका तो अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ एक रिश्ता है। और बोला कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कि वो आपका पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी चले गए। और एक बार ट्वीट भी किया ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको ट्वीट नहीं किया, उनको ट्वीट किया कि कोई कोई एक बच्ची है कोटा में, एक लड़की है, उसका पिताजी नाराज हैं। तो ये मीडिया का ये सब, क्या लोग मीडिया के अंदर, क्या लोग आर दे इमेजिनिंग कि आप और सचिन पायलट के बीच आपका रिश्ता जैसा होना चाहिए जो सरकार का प्रशासन के लिए जरूरत है, वो आज नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं बड़े इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ में इंटरव्यू दे रहा हूँ। जिस रूप में आप इंटरव्यू ले रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझे। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हमें कभी, वो कैबिनेट के मंत्री हमारे हैं, डिप्टी सीएम हैं, पीसीसी के अध्यक्ष भी हैं, तो पीसीसी अध्यक्ष का मान सम्मान करना, क्या मुख्यमंत्री हो तब भी कर्तव्य बनता है, और रिश्ता मैं निभा रहा हूं। अशोक गहलोत जी, धन्यवाद, आपका कीमती समय, धन्यवाद आपका भी। आपने न्यूज क्लिक का दर्शक को आपका कीमती समय दिया और समय बताएंगे। हम चाहते हैं कि राजस्थान में और पूरा भारतवर्ष में एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होना चाहिए, खाद्यान्न का कमी होना चाहिए, भूखमरी से नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा भी सपना वही है, वापिस वुहान जो हुआ चाइना के अंदर, उसी रूप में वापस नॉर्मल लाइफ बने देश के अंदर, और यही दुआएं हम लोग सब करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और समय बताएंगे आपका राजनीतिक दल कहां कहां पहुंचेंगे आने वाले समय में। थैंक यू सो मच, अत्यंत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। आप राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मैं बातचीत कर रहा था, सारे सवाल का उन्होंने जवाब दिया। और आप लोग देखते रहिए न्यूज क्लिक। धन्यवाद।